लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एरिया वेक्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो क्या होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। और कहाँ लेनी है, सरफेस के परपेंडिकुलर। आउटवर्ड भी हो सकती है और इनवर्ड भी। तो 2D में हम आउटवर्ड भी ले सकते हैं और इनवर्ड भी, बट 3D में हमने कौन सी लेनी है, आउटवर्ड। क्लियर है। तो ये चीज़ हमने क्या रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है। तो अब हमने पढ़ना है गॉस लॉ। ठीक है। अब गॉस लॉ क्या है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक लॉ बनाया। उस लॉ को हमने क्या बोल दिया, गॉस लॉ। ठीक है। अब देखो गॉस लॉ होता क्या है, सबसे पहले इसको मैथमेटिकल लिखते हैं आप। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मीनिंग है इसका, सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया, चार्ज। ठीक है। अब ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर एक क्या बनाएगा, स्पेस बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पेस। अगर उस स्पेस में कोई और चार्ज आएगा तो उस पर क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स। क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स। या वो क्या करेगा, फील करेगा फोर्स। क्लियर है। तो देखो इस गॉस लॉ में क्या कहा, सबसे पहले एक चार्ज ले लिया। ठीक है। अब एक चार्ज लेके हम बात करेंगे 3D में। ठीक है ना, अभी आगे अपनी गॉस लॉ है, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस है, वो तो किसमें है, 3D में। ठीक है। तो 3D में है तो इसने कहा, क्या कहा कि इस चार्ज के चारों ओर एक क्या ड्रॉ करो, इमेजिनरी स्फीयर। क्या ड्रॉ कर लो, इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है। तो इस चार्ज के चारों ओर अपन ने क्या ड्रॉ कर लिया, ये इमेजिनरी स्फीयर। क्लियर है। ठीक है। इस चार्ज का सेंटर बना लेते हैं। ठीक है। आगे बस समझ, ये चार्ज लिया और इसके चारों हमने क्या ड्रॉ किया, इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है। और इस स्फीयर पे किसी भी पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड। हर पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, सेम। क्या आएगी, सेम। समझ आ गया। एक चार्ज लिया, इसके चारों ओर क्या कंसीडर किया, एक इमेजिनरी स्फीयर। क्लियर है। और उस स्फीयर पे हर पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इमेजिनरी हमने ये स्फीयर और ये सरफेस जो ड्रॉ किया है, इस सरफेस को उसने नाम क्या दे दिया, गॉसियन सरफेस। क्या नाम दे दिया, गॉसियन सरफेस। ठीक है। ये बात कोई डाउट है इसमें। ठीक है। अब देखो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे सारी जगह क्या बना, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और ये हमारा जैसे क्यू है, ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी पे है, आर। यहाँ से भी कितनी दूरी पे है, आर। ठीक है। क्योंकि सेंटर से स्फीयर पे हर वैल्यू क्या होगी, सेम सेम। कितनी, आर आर आर। बात समझ आ गई। तो इस वाले पे हर पॉइंट पे, ठीक है, वैल्यू क्या होगी, सेम। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी, समझ आ गया। पहला पॉइंट क्या लिया, एक चार्ज लिया, इस चार्ज के चारों आपने क्या कंसीडर करना है, एक इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है। उस स्फीयर पे और सरफेस पे जितनी भी सारी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो क्या होगी, सेम होगी भी सही, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। वही चार्ज, वही सारा, ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, आर आर दूरी पे। इस सरफेस पे ई की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम। क्या होगी, सेम। क्लियर है। तो सबसे पहले फाई ई किसके इक्वल हो गया, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने ये लगाया राउंड सा। इस राउंड का मीनिंग क्या है, जो ये सरफेस है कैसा है, क्लोज। कैसा है, समझ आ गया। ठीक है। तो अब इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, कहाँ से, किसी सरफेस में से किसके इक्वल है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स और टोटल चार्ज कंटेन इन दैट सरफेस। समझ आ गया। इसने क्या कहा, देखो अब अगर यहाँ पे चार्ज है तो फील्ड है, फील्ड है तो क्या है, फील्ड लाइन्स है।
फील्ड लाइंस है तो क्या है वहाँ पे फ्लक्स है। आगे बढ़ समझ, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये स्टेटमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू, ये फ्लक्स कहाँ से पास होगा, इस क्लोज सरफेस में से। कहाँ से पास होगा, इसके इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस। समझ आ गया। सबसे पहले मैथमेटिकल याद कर लो, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हमने ये क्या लगाना है, क्लोज, क्यों लगाना है, तो ये सरफेस क्या है अपना क्लोज। क्लियर है। क्या इसकी स्टेटमेंट बनेगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface, और ये हमने एप्सिलॉन नॉट लिया है ना, एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग क्या होता है, फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस किसके इक्वल है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज कंटेन द सरफेस। समझा गया। ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से पास हो रहे हैं, इस क्लोज सरफेस में से। किस और कौन सा स्पेस लिया अपन ने, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स एयर या वैक्यूम। किसके इक्वल है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज कंटेन द सरफेस। तो ये क्या होगी इसकी स्टेटमेंट। ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है अपन ने, ये कि फाई किसके इक्वल है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यूँ लिख सकते हैं ना, ई डॉट डी एस, और कौन सा सरफेस है, क्लोज, इसलिए हमने इंटीग्रेशन करके क्या लगा दिया, क्लोज। ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है। इसके प्रूफ के लिए वही हमारे पास सबसे पहले क्या ले लिया हमने, एक चार्ज। क्या ले लिया, एक चार्ज। चार्ज के चारों क्या क्रिएट होगा, फील्ड। ठीक है। और इसके चारों पे हमने क्या ड्रॉ कर देना है, एक इमेजिनरी सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं। अब यहाँ से 8 दूरी पे कोई मान लो क्या रखा है, पॉइंट चार्ज। क्या रखा है, पॉइंट चार्ज। ठीक है। ये हमने इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी। क्या दे देते हैं, पी। तो इस पॉइंट चार्ज पे, ठीक है, इस यूनिट टेस्ट चार्ज पे, ठीक है, जो यहाँ पे चार्ज रखा है, इस पे क्या एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। समझ आ गया। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। किसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है। आगे तो क्या होती है वो, E इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 आर का स्क्वायर। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम, क्या कैलकुलेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बोलो, क्यू बाय 4πε0 आर का स्क्वायर, और साथ में हम क्या लगा देंगे
इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वो आर कैप। क्या हो जाएगी, आर कैप। ठीक है, आर वेक्टर किसके अलोंग होगा, ऐसे। आर कैप भी कौन सा डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। समझ आ गया क्यों, क्योंकि ये चार्ज कहाँ मूव करेगा, कहाँ लगेगा फील्ड, इस पे बाहर की साइड, अंदर की साइड, बाहर की साइड। कहाँ लगेगा, बाहर की साइड। ठीक है, आगे बस समझ। अब ठीक है, अब हमारा पहला स्टार्ट हो गया कि इस पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, क्यू बाई 4π0 आर का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, आर का कैप। समझ आ गया। अब कल हमने सीखा था, हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसके ऊपर एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट। क्या कंसीडर कर लिया, छोटा सा सरफेस एलिमेंट। ठीक है, अब इस सरफेस एलिमेंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड। ये क्या लेनी होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और कौन सी साइड लेनी होती है, बाहर की साइड। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की साइड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ लग रहा है, बाहर की साइड। कहाँ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस। ये वाला चार्ज इससे कहाँ जाएगा, दूर। तो जहाँ फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर लग रहा है, और सरफेस एलिमेंट भी एरिया, और एरिया वेक्टर भी कहाँ लग रहा है, बाहर की साइड। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। ये क्या हो गया हमारे पास, एरिया वेक्टर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इस अगर हमने यहाँ पे ये एरिया एलिमेंट क्या माना है, छोटा। क्या माना है, छोटा। तो इसमें से जो फ्लक्स बनेगा वो भी क्या बनेगा, छोटा। तो d5 क्या लिख देंगे, d5। d5 किसके इक्वल होता है, E डॉट ds। किसके इक्वल होता है, E डॉट ds। ठीक है, E डॉट ds। ठीक है, E ये क्या है, ds एरिया वेक्टर। ds क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर हमें वेक्टर लिखना है तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई में इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ds वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो E डॉट ds वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ds मैग्नीट्यूड हो गया इनटू में यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हमने किससे शो कर दिया, n कैप। किससे शो कर दिया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, आउटवर्ड। कहाँ पे है, आउटवर्ड। बात समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, E डॉट ds n कैप। क्या किया, E को एज इट इज लिख दिया। ये क्या है, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर। अब इस जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। कहाँ होगी, आउटवर्ड। तो n कैप। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अब ये n कैप और यहाँ पे देखो r कैप। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है, सेम है। ठीक है, आपने पढ़ा था a डॉट b। a डॉट b का मीनिंग क्या होता है, a b cos थीटा। क्या होता है, ठीक है। तो E की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, Q बाई 4πε0 r का स्क्वायर r कैप। ठीक है, तो E की जगह क्या आ जाएगा, बोलो Q बाई 4πε0 r का स्क्वायर r कैप। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ds इंटू में n कैप। ds इंटू में n कैप। क्लियर है। अब देखो ये सारी क्या है, मैग्नीट्यूड, और क्या बचा, r डॉट n कैप। क्या बचा, r डॉट n कैप। जो डायरेक्शन किसकी है, r की, वही डायरेक्शन किसकी है, n। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0।
क्या आएगा, cos 0 कितना होता है 1, क्या होता है 1। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से बोलो, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर ठीक है। ये 1 क्यों हो गया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, क्या है, दोनों अलोंग है, बिकॉज R कैप और N कैप आर अलोंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। कौन समझ आ गया। फिर ये दोनों क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर होते हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन है क्या, सेम, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 0, cos 0 कितना होता है 1, तो R डॉट एन कैप क्या हो जाएगा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई को Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू में ds, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या था गॉस लॉ में क्या था, अभी इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या माना, छोटा सा एरिया एलिमेंट, क्या माना छोटा। इस तरीके से आप यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सारा मान सकते हैं ना, सारे एरिया एलिमेंट मान लें, ठीक है। अगर आपको पता है छोटे छोटे मान के अगर कंप्लीट निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, समझ आ गया। तो कंप्लीट का निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने छोटा लिया, इस तरीके से आप यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट मान सकते हैं और यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। वही बात है, अगर आप यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट मानते हैं तो ये यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, r दूरी पे, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यही रहेगी, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप, समझ आ गया। अब ये एरिया वेक्टर माना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की साइड, फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की साइड। तो डी फाई लिखेंगे तो क्या आएगा, ये सेम E डॉट ds, ठीक है। तो ds वेक्टर को आपने किस फॉर्म में लिख दिया, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। और यहाँ पे भी देखो ये बाहर की साइड डायरेक्शन n कैप भी और r कैप, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो सेम क्या बनेगा, यही रिजल्ट बनेगा, समझ आ गया। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे सारे एरिया एलिमेंट्स को मान के हमें क्या निकालना है, कंप्लीट के लिए निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके हमारे पास कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला। क्लियर है, हो गया नोट डाउन, ठीक है। आगे कुछ पूछना है इसमें, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 5, डी फाई का इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर और ds। Q क्या है, कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट, R स्क्वायर क्या है, फिक्स, R फिक्स है ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, देखो यही है ना, ये ds, ये ds, ये ds, ये सुनो, तो इंटीग्रेट वाला टर्म कौन है, ds, क्या है ds, तो क्या आ जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 5 या 5e, 5e का शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोलो क्या आएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसका इंटीग्रेशन होगा, ds का, किसका होगा, ds मीन्स क्या हो गया, ये सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट, तो क्या लिखना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, क्या लिखना पड़ेगा, क्या होता है वो 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ds की जगह बोलो क्या आएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ds की जगह आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल आउट, r स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच गया, Q बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो 5e किसके इक्वल आ गया बोलो, E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया अपना गॉस लॉ। फिर
है, तो ये अपना क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो इसमें क्या बन गई, दो स्पेशल केस बना दिए। तो ये बताओ अगर इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज ना होता, ठीक है, इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज ना होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता। अगर जो हमने ये सरफेस माना है, स्फीयर माना है, इसके अंदर कोई चार्ज ना होता, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती, जीरो। कितनी होती, स्पेशल केस फर्स्ट, क्या, इफ सरफेस, क्लोज सरफेस लिख लो ना, इफ क्लोज सरफेस does not contain any charge, इसके अंदर कोई भी चार्ज ना हो, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है। तो फाई E कितना आएगा बोलो, E डॉट ds, Q कितना हो गया, जीरो, तो फाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि ये जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इसके अंदर वाला, सरफेस के अंदर वाला। ठीक है, अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज ना हो तो वैल्यू कितनी आएगी, फाई की, जीरो। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा, फील्ड नहीं बनेगा तो वहाँ पर कोई भी फ्लक्स लाइन पास सरफेस से नहीं होंगे, तो फाई कितना आएगा, जीरो। क्लियर। ठीक है, आगे देखो, इफ closed surface contain equal and opposite charge, तब क्या वैल्यू होगी बताओ फाई की, what will be the value of phi E, इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, तो मतलब क्या है, ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, एक प्लस क्यू है और एक क्या है, माइनस क्यू, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि ये क्या होता है, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड मीन्स सरफेस के अंदर वाला चार्ज, क्या होता है, सरफेस के, तो सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, देखो प्लस और माइनस, और चार्जेस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर होते हो किसको फॉलो करती है, सिंपल एडिशन होता है, किसको फॉलो करेगी, क्यू इनसाइड क्या होगा, प्लस क्यू और माइनस का क्यू, कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो, तो फाई ई कितना आ जाएगा, जीरो। क्लियर। ठीक है, पहली बात, अगर इस सरफेस में कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इक्वल और अपोजिट चार्ज है तो फाई कितना आएगा, जीरो, क्यों, प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो गया, जीरो। अगर ऐसे हो, मान लो एक +2 हो, एक -1 हो और एक +3 हो, तो कितना होगा, 5, 4, 2 3 कितना हो गया, 5 और एक माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, तो फ्लक्स कितना होगा, 4। समझ आ गया, ये करना है, रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट देखो, यहाँ से पहले ये लर्न कर लेना, ये लर्न करके फिर स्टेटमेंट बनानी ईजी हो जाती है, बस वही लिखते जाओ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, किस फ्री स्पेस में, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लियर है, तो ये क्या होगा, इसका प्रूफ, क्या होगा इसका प्रूफ। ओके, अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ से कौन सा लॉ निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ से। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ।
गॉस लॉ। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें गॉस लॉ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किसके लिए? कूलम्स लॉ को निकालने के लिए। तो गॉस लॉ क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या निकालना है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? गॉस लॉ की इंफॉर्मेशन। तो गॉस लॉ के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक चार्ज। तो हमने एक चार्ज ले लिया Q1, उसके चारों ओर आप क्या लोगे? एक गॉसियन सरफेस। क्या लोगे? उस सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम। ठीक है? यहाँ से r दूरी पे एक और चार्ज रख दिया हमने Q2। क्या रख दिया? Q2। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई ई डी एस कोस थीटा। देखो वही यहाँ पे अब हम क्या कंसीडर कर लेंगे? छोटा सा एरिया एलिमेंट। क्या कंसीडर कर लेंगे? एरिया एलिमेंट। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? एरिया एलिमेंट की आउटसाइड। क्या होगी? आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? आउटसाइड। तो E और ds दोनों कौन सी डायरेक्शन में हैं? सेम। तो E डॉट ds को हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा। थीटा कितना बने इसके? इसमें 0। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 0। समझ आ गया? सबसे पहले क्या किया उसने? गॉस लॉ ले लो। गॉस लॉ से क्या निकाल दो? कूलम्स लॉ। तो हमने सबसे पहले क्या उठाई? स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ। क्या होती है वो? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। उसके लिए हमने क्या लिया? एक ही चार्ज। इसके चारों क्या लिया? गॉसियन सरफेस। इसके हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सेम। फिर हमने यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया Q2। ठीक है? इसकी वजह से क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? और ये सारी हमने क्या लिख दी? वैल्यू। समझ आ गया? E की डायरेक्शन भी क्या है? आउटवर्ड। ds की डायरेक्शन भी क्या है? आउटवर्ड। जब दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड है, दोनों में एंगल कितना बनेगा? 0। तो हम लिख सकते हैं E डॉट ds को E ds cos 0। ठीक है? तो फाई E किसके इक्वल आया? E ds के इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? क्यू बाय। अब देखो E क्या है? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसके सरफेस पे हर पॉइंट पे E की वैल्यू क्या है? सेम। जब कांस्टेंट है तो E इस इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा? बाहर। कौन से टर्म का इंटीग्रेशन होगा? ds का। किसका होगा? ds का। तो क्या लिख सकते हैं? फाई E इज इक्वल टू E बार अंदर क्या रह जाएगा? ds। यहाँ क्या रह जाएगा? क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? अब क्या करना है? E तो बाहर रह गया, किसका इंटीग्रेशन करना है? ds का। तो हमें क्या है? ds ये सारे एरिया एलिमेंट का सम। यस और नो? तो वो कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? फाई E इज इक्वल टू E इंटू में 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है? इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यहाँ से E क्या आ जाएगा? बोलो। यहाँ से E निकालेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो क्या आएगा? क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ठीक है? सबसे पहले हमने क्या लिया? एक चार्ज लिया। इसके चारों क्या बनाया? एक इमेजिनरी स्फीयर। उसको बोला गॉसियन सरफेस। उस सरफेस पे
हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक और चार्ज Q2। यहाँ पे हमने ये छोटा सा क्या मान लिया, एरिया एलिमेंट। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर। ठीक है, तो हमने ये कोस लॉ को क्या कर दिया, अप्लाई करके डॉट है तो क्या आएगा, कोस थीटा। थीटा कितना बन रहा है, 0। क्यों, क्योंकि E और DS कौन से डायरेक्शन में है, सेम है। तो कोस 0 कितना हो गया, 1। क्लियर है, तो कितना बच गया, EDS। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसकी इस हर पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, सेम। तो ये क्या आएगा, एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट से बाहर, समझा गया। तो क्या रह जाएगा, ds क्या होगा, सरफेस एरिया 4πr का स्क्वायर। इसको नीचे लेंगे तो यहाँ से हमें क्या निकल गई, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। क्लियर है, ओके नोट दो। अब अपन क्या निकालना है, इससे कूलम्स का क्या निकालना है, कूलम। अब देखो इस चार्ज की वजह से Q1 लेके चले थे ना, तो हर जगह Q1 लिखते हैं। ठीक है, और देखो इसकी वजह से क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना, क्या निकाली अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके फील्ड में क्या पड़ा है, एक चार्ज। क्या पड़ा है, तो इस पे इसकी फील्ड की वजह से, जिसका इसकी वजह से फील्ड बना है, उसकी वजह से इस पे क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स। क्या एक्सपीरियंस होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, Q2 चार्ज पे इस प्लस Q1 की वजह से क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। क्या निकाल सकते हैं, तो फोर्स निकाल के हमारे पास क्या आ जाएगा, कूलम्स लॉ। क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन प्लस Q2। फोर्स एक्सपीरियंस ऑन, या बाय लिख दो, बाय Q2। ठीक है, Q2 के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया, बोलो। F इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है फोर्स में, चार्ज में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होता है, F इज इक्वल टू QE। क्या होता है, QE। तो किस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, 2 पे। किस पे एक्सपीरियंस हो रहा है, 2 पे। किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो क्या आ जाएगा, E। समझ आ गया, तो F क्या आएगा, Q2। अभी अपन एक क्वेश्चन बनाई थी ना, E, उसको नाम दे देना 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या वैल्यू आई है, Q1 4πε0 r का स्क्वायर। ठीक है, यही शायद कूलम्स लॉ होता है, 1/4πε0 आगे Q1 Q2 r का स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, गॉस लॉ से हमारा क्या निकल गया, कूलम्स लॉ। क्लियर है, रिपीट करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 में r का स्क्वायर। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।